सीएम धामी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा पीएम मोदी हैं उत्तराखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। पीएम मोदी के कारण केदारनाथ पर्यटन को हुआ फायदा। विकास नगर में अवैध खनन का गोरख धंधा जारी। यमुना और आसन झील पर किया जा रहा अवैध खनन। एनजीटी और हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बाद भी हो रहा अवैध खनन। बागेश्वर में सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेला की तैयारियां चरम पर। जिलाधिकारी आकांक्षा की अध्यक्षता में हुई बैठक। मेले को आकर्षक और भव्य बनाने संबंधी दिए गए सुझाव। और हरिद्वार में धर्मेंद्र की अस्थियां गंगा में विसर्जित। विधि विधान के साथ अस्थियां विसर्जित की गई। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है और जब उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी भी अहम वजह, यह कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों का जिक्र किया था और शीतकाल के समय उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों के गुलजार रहने की बात की थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी 2013 आपदा के बाद जब केदारनाथ में बतौर प्रधानमंत्री रात्रि प्रवास करने पहुंचे तो केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या में लाखों का इजाफा हुआ, तो वहीं चारधाम यात्रा पर भी इसका सीधा असर पड़ा और अब 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा पहुंच रहे हैं। तो वहीं आदि कैलाश, जहां पर पहले 2 से 3 हजार श्रद्धालु पहुंचते थे, वहां अब 30 से 40 हजार श्रद्धालु आ रहे हैं। उत्तराखंड को पर्यटन के मानचित्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी रखने का काम किया है। हर एक अवसर पर वो उत्तराखंड का स्मरण करते हैं और उत्तराखंड को पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया है। उन्होंने जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए। चारधाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई हैं। पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ आने वालों की संख्या 17,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाला स्थान प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में उल्लेख किया। ऐसे स्थानों पर जाना हो, सीमांत क्षेत्र गुंजी जाना हो, जागेश्वर धाम जाना हो, सभी स्थानों को उन्होंने कहीं ना कहीं देश दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है और उससे हमारे पर्यटन को बहुत ज़्यादा गति मिल रही है कि देश के सभी लोग हमारी इस शीतकालीन यात्रा में आएँ, शामिल हों। हम सबका स्वागत करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एसआईआर को लेकर जहां विपक्षी पार्टियां देश में केंद्र की मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही है, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बिहार की जनता ने एसआईआर पर भी मोहर लगाने का काम किया है, क्योंकि बिहार से एसआईआर की शुरुआत हुई थी और विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर कई सवाल खड़े किए। लेकिन बिहार की जनता ने जहां विकास को प्राथमिकता देने के साथ ही एसआईआर पर भी मोहर लगाने का काम किया है। कि जनता ने एसआईआर को पूरी तरह से सही ठहराया है, क्योंकि बेवजह के जो मुद्दे हैं, लोगों को भ्रम में डालने वाले हैं, अफवाहें हैं, फैब्रिकेटेड चीज़ें हैं, टूल किट्स हैं, इसको जनता ने पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बिहार में भी काम करने वालों को मौका दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से काम हो रहा है, एक नया वर्क कल्चर स्थापित हुआ है। लोग काम करने वाले लोगों को मौका दे रहे हैं, न कि केवल बात करने वाले और अफवाह फैलाने वाले, अनावश्यक रूप से झूठे नैरेटिव बनाने वालों को जनता नकार रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई मुद्दा अब देश के सामने नहीं रहा। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए ये बेवजह के मुद्दे जो है पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने आज भाजपा कार्यालय पिथौरागढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड और भारत लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विकास भगत ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत जहां विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुका है, वहीं रक्षा के क्षेत्र में तरक्की करते हुए आज किसी भी दुश्मन को सबक सिखाने में सक्षम है। भगत ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का अब तक
का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जहां एक तरफ नकल विरोधी कानून बनाते हुए प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा रहा है, वहीं खनन समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष नीति बनाकर प्रदेश का राजस्व बढ़ाकर प्रदेश के अभूतपूर्व विकास किया जा रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर में जनवरी माह में होने वाले सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेला की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में प्रथम बैठक आयोजित की गई है। वहीं बैठक में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने मेले को आकर्षक और भव्य बनाने संबंधी सुझाव दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार मेले को भव्य स्वरूप दिया जाएगा, इसके लिए सभी विभाग अभी से अपनी कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिया कि मेले की सज्जा के अंतर्गत सभी दुकानों पर एक समान फ्लैक्सी बोर्ड लगाए जाएं और सभी स्टॉल एक रूपता में स्थापित किए जाएं, जिससे मेले की भव्यता और सौंदर्य में वृद्धि हो। जिलाधिकारी ने नगर पालिका को सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, मुख्य स्थानों पर मोबाइल टॉयलेट, डस्टबिन और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही स्थायी शौचालयों में कार्मिकों की तैनाती करने के निर्देश दिए। बागेश्वर जनपद में गरुड़ विकासखंड के मेला डुंगरी हेलीपैड पर उत्तराखंड राज्य सरकार और यूकाडा की हेली सर्विस जनपद वासियों के लिए मुफीद साबित हो रही है। मेला डुंगरी हेलीपैड से बागेश्वर से देहरादून और बागेश्वर से हल्द्वानी रोजाना शिफ्ट वाइज उड़ान योजना जारी है। इस योजना का भरपूर लाभ जनपद वासी ले रहे हैं। आम यात्री से लेकर मरीज के लिए भी सबसे लाभकारी योजना साबित हो रही है। कम समय पर लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं। शादियों के सीजन में भी हफ्ते भर हेली सर्विस की सभी बुकिंग फुल रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों पर उड़ान योजना राज्य सरकार के लिए लाभकारी साबित हो रही है। गरुड़ मेला डुंगरी से हल्द्वानी और गरुड़ मेला डुंगरी से देहरादून जो दिन में दो राउंड देहरादून और 2 राउंड हल्द्वानी जो उड़ान योजना के तहत हेली सेवा चल रही है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पूरे अपने बागेश्वर जनपद की नहीं, अभी तो मैं कह सकता हूं कि चमोली जिले के भी देवाल, थराली और इधर नारायण बगर 3 ब्लॉक को भी उसका भी फायदा वहाँ के लोगों को उससे मिल रहा है, क्योंकि हमारे लोग एक बहुत कम समय में जहाँ देहरादून पहुँचने में 8 से 10 घंटा लगता था, वहीं मात्र हम आधे घंटे में देहरादून पहुँच जा रहे हैं और मात्र 15 से 20 मिनट में हम हल्द्वानी पहुँच जा रहे हैं। जो हमारे कहीं पर कोई बीमार होते हैं, अचानक किसी को हल्द्वानी जाना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। और रुद्रपुर शहर में लंबे समय से आवारा पशुओं से हो रही परेशानियों का समाधान अब जल्द होने जा रहा है। नगर निगम द्वारा लंबा खेड़ा क्षेत्र में बनाई जा रही आधुनिक गौशाला का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मंगलवार को महापौर विकास शर्मा ने नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडे और अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी ली। महापौर ने बताया कि पहले चरण में तैयार हो रहा बड़ा शेड अगले कुछ दिनों में पूर्ण हो जाएगा, जिसमें करीब 80 पशुओं को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके बाद शहर में घूमते आवारा पशुओं को यहां शिफ्ट किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं और ट्रैफिक अव्यवस्था में कमी आएगी। करीब 6 एकड़ भूमि में बन रही है गौशाला आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगी, जिसमें चारा भंडारण, चिकित्सा सेवा और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था शामिल है। महापौर ने बताया कि जल्द ही गौशाला का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों किया जाएगा। रुद्रपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण कार्य में अब तेजी आने जा रही है। मंगलवार शाम महापौर विकास शर्मा ने एडीएम पंकज उपाध्याय, डीडीए वाइस चेयरमैन जयकिशन, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ इंदिरा चौक से रीडी चौक तक हो रहे हाईवे चौड़ीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में निर्माण की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए अधिकारियों ने स्थल पर ही बाधाओं का समाधान किया। नगर निगम और अन्य विभागों की भूमि का अंतिम चिन्हीकरण भी पूरा कर लिया गया है, जिससे अब कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ने की उम्मीद है। पिछले 2 महीनों से तकनीकी समस्याओं और विद्युत पोलों के कारण कार्य की गति प्रभावित थी। सारे तमाम अधिकारियों के साथ हमने मौके पे विजिट किया, आखिर क्यों देर हो रही है। तो बिजली विभाग की तरफ से थोड़ी सी देरी आई थी, जिसमें खंभे शिफ्ट करने का समय लग रहा था। आज प्रॉपर मार्किंग हो गई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये जो खंभे हैं शिफ्ट हो जाएंगे और एक तरफ की साइड विधिवत शुरू हो जाएगी और दूसरी तरफ वाली साइड भी जल्दी हम शुरू कर देंगे। इसमें 11,000 की लाइन जाएगी, एक में सोलर की लाइन जानी है, तो 2 लाइनें एक साथ बनेगी नाले के साथ में। और इंदिरा चौक से लेके अब
पूरा डीडी चौक तक जहाँ पर भी दीवारें बननी है वो एक जैसी दीवार नगर निगम बनाने जा रहा है, जिसका एक जैसा डिजाइन होगा, जिस पे अलग अलग कलाकृतियाँ, अलग अलग संस्कृति की हम रखेंगे और वो दीवार का बनाने का काम भी निगम करेगा। यानी जब आप रुद्रपुर में प्रवेश करेंगे तो महादेव के त्रिशूल के दर्शन करेंगे और शहर की जो मूल समस्याएं हैं उनको एक एक करके हम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकासनगर तहसील में स्थित प्रसिद्ध आसन झील और इससे लगी यमुना नदी पर अवैध खनन का काला साया मंडरा रहा है। खनन माफियाओं ने एक बार फिर से अपनी दादागिरी शुरू कर दी है। रात दिन सैकड़ों जेसीबी जैसी टमटम मशीनों से यमुना नदी का सीना चीरते हुए अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे आसन झील की परिस्थिति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। यह झील रामसर साइट है जहां शीतकाल में साइबेरियन पक्षी जैसे रड्डी, शेल्डक, कॉमन पाचर्ड और बार हेडेड गीज प्रवास के लिए आते हैं, लेकिन अब इन पक्षियों की दिनचर्या बाधित हो रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने आसन झील से 10 किलोमीटर हवाई दूरी तक किसी भी खनन गतिविधि पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश भी स्पष्ट है, लेकिन संजय गर्ग जैसे माफिया इन नियमों को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। ढालीपुर क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे बने अवैध भंडारण यार्ड से रात भर खनन का सिलसिला चलता रहा। ओवरलोड ट्रक एआरटीओ कार्यालय के ठीक सामने से गुजरते हैं और उत्तराखंड जल विद्युत निगम के प्रतिबंधित पुलों से खनन सामग्री का ढुलाई दस्तूर जारी है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले वीरेंद्र सिंह सामंत का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सम्मान किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से आज उनके शासकीय आवास में चंपावत निवासी पर्वतारोही वीरेंद्र सिंह सामंत ने भेंट की है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने उन्हें माउंट एवरेस्ट फतह कर देश और उत्तराखंड का नाम गौरवान्वित करने पर शॉल और पौधा भेंट कर सम्मानित किया। वीरेंद्र सिंह सामंत ने 18 मई 2025 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा और एनसीसी का ध्वज फहराकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। मई 2025 को माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। मैं इसके साथ एनसीसी टीम के साथ इंडिया की टीम को इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट किया था, जिसमें हमने 1 साल तक एनसीसी के अंडर पूरी मेहनत से क्या कहते हैं इसकी प्रैक्टिस की। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई नीम में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, उसके बाद सियाचिन में हुई आर्मी के अंदर। उसके बाद 18 मई को हमने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे भारत का और अपने क्या कहते हैं प्रदेश का तिरंगा झंडा लहराया। आगे क्या टारगेट? सर साथ में तैयारी कर रहा हूँ, और जैसे एशिया की और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, उसकी तैयारी कर रहा हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे जहां ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों अपनी बदहाली के कारण लोगों के लिए दुश्वारियों का सबब बना हुआ है। सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों के विपरीत इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति बेहद जर्जर हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे छोटे वाहनों से लेकर बड़े ट्रकों तक सभी के लिए सफर जोखिम पूर्ण हो गया है। स्थानीय लोग और यात्री मजबूरी में जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को विवश हैं। बरसात के दौरान आए भारी मलबे को बीआरओ अभी तक पूरी तरह नहीं हटा पाया है। मलबा हटाने का कार्य बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते कई स्थानों पर सड़क लगातार संकरी बनी हुई है। ऋषिकेश से चंबा के बीच का मोटर मार्ग सबसे अधिक खस्ताहाल बताया जा रहा है, जहां वाहनों की रफ्तार कछुए की चाल चलने पर मजबूर है। यात्रियों का कहना है कि सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि कई बार वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जबकि कहीं कहीं मलबे के ढेर के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र, मरीजों को लेकर जा रहे वाहन और पर्यटक सभी इस दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। देहरादून में सूचना और लोक संपर्क विभाग की समीक्षा बैठक में महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जिला सूचना अधिकारियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का व्यापक और सटीक प्रचार प्रसार विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महानिदेशक ने मीडिया से बेहतर समन्वय, पत्रकारों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सोशल मीडिया पर तथ्यात्मक व सकारात्मक सामग्री प्रकाशित करने पर जोर दिया। उन्होंने सक्सेस स्टोरी और रोचक लेखों के नियमित प्रकाशन को भी आवश्यक बताया। जैसे समय समय पर हमारे, जैसा आप सभी जानते हैं, आपदाएं आती रहती हैं, तो उस समय मीडिया का एक जो आगमन है उस संबंधित जिले में काफ़ी बड़ी संख्या में हो जाता है। उसकी हम लोग व्यवस्था कैसे करें,
और जो हमारी उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की, और जिन लोगों ने उन योजनाओं का लाभ उठा करके धरातल पर काम किया है, ऐसी जो सक्सेस स्टोरी हैं उनको भी आम जनता के समक्ष लाया जा चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हों और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। तो हमने ये कहा कि जो भी आपके ज़िले में इस तरह की सक्सेस स्टोरी हैं उनको भी बना करके आप लोग आगे बढ़ाइए। साथ ही मीडिया से तालमेल और जो बेहतर समन्वय है, प्रेस क्लब की कुछ दिक्कतें कुछ जनपदों में आ रही हैं तो उसके भी हमने कहा कि बैठ करके उसको सॉर्ट आउट करिए। तो कुल मिलाकर के एक ओवरऑल जो उनकी अपने फीडबैक थे उसको भी हमने लिया, और जो हमारी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी नीति है उसके लिए भी हमने उनके साथ बैठक करके उसमें उत्तराखंड की वाइब्रेंट विलेज जो बॉर्डर एरिया में है और जिन गांव के लोग पलायन कर चुके हैं उनको सभी सुविधाओं से लैस करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि गांव फिर से आबाद हो। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज 2.0 के तहत डिजिटल तरीके से नेपाल से सटे 40 गांव का पुनर्द्वार किया जाएगा। इन गांव के विकास के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें आजीविका, आवास, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। प्रत्येक गांव के लिए एक एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। अधिकारी ने कहा कि इनमें पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिले शामिल हैं। लंढोरा नगर पंचायत में वार्ड नंबर 1 के विकास कार्यों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वार्ड 1 के सभासद पति अनिल भगत, भीम आर्मी अध्यक्ष और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पंचायत कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि वार्ड 1 को विकास कार्यों से लगातार दूर रखा जा रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के भुगतान वर्षों से लंबित पड़े हैं। हंगामे के दौरान सभासद पति अनिल भगत ने कहा कि वार्ड की जनता ने भरोसे के साथ उन्हें चुनकर भेजा है, लेकिन वर्षों से गरीब परिवार किराए के मकानों में रह रहे हैं और कई लोग बिना पक्की छत के जीवन गुजारने को मजबूर हैं। ऐसे में पीएम आवास योजना के रुके हुए पैसे जारी होना बेहद आवश्यक है। मामले पर नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर नसीम अहमद ने साफ किया कि 2016 से आवास योजना के भुगतान डीएम स्तर की जांच के कारण रोके गए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की की अध्यक्षता में विशेष टीम जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही भुगतान पुनः शुरू हो पाएगा। भीम आर्मी अध्यक्ष ने भी वार्ड 1 की समस्याओं को गंभीर बताते हुए कहा कि यह आरक्षित वार्ड है, जहां अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और बुनियादी सुविधाओं की कमी अधिक है। लंबी बातचीत के बाद चेयरमैन ने 1 महीने के भीतर रुके हुए कार्य पूरे कराने का भरोसा दिया। जी, अगर जनता ये कह रही है कि काम क्यों नहीं हो पा रहा, मैंने चेयरमैन साहब से बोला, चेयरमैन साहब काम क्यों नहीं हो पा रहा। चेयरमैन साहब मुझे बस तसल्ली दे देते थे, हो जाएगा हो जाएगा। आज मैंने बड़ी वारदात करी है यहाँ से कि भाई आप जनता को पता चलना चाहिए कि मैं ही ये काम नहीं करा रहा, कि चेयरमैन खुद ही नहीं कराना चाह रहा, एक मैं पर्दाफाश करना चाह रहा। इन्होंने कहा है कि 1 महीने भर में आपका जो भी काम है, पुराना पैसा है उसे तो मना कर दिया उन्होंने कि उस पर जांच चल रही है। मेरी 2-3 मुद्दों बात थी, एक तो पुराना पैसा जनता का डरना चाहिए, सर्व समाज का डरना चाहिए, वो कस्बे के अंदर कोई भी जांच में सयाद खान के टाइम पे जांच चल रही है और इन्होंने 36 लाख रुपए भी डाल दिए हैं, वो भी तो जांच में डले हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पास जांच चल रही थी इसलिए हमने क्या किया, वो बाकी पैसे हम डाल नहीं पाए। फिलहाल 1 महीने के लिए संतुष्ट हैं, उसके बाद फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। अब बात करेंगे मौसम की, जहां पे उत्तराखंड में इस बार मानसून का रूठा हुआ रवैया जारी है। सूखी ठंड से जहां तापमान में गिरावट महसूस हो रही है, वहीं बरसात की कमी प्रदेशवासियों को कोई विशेष राहत देती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने 4 से 7 दिसंबर के बीच पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि मैदानी जिलों के लिए फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक चंदर सिंह तोमर के अनुसार 4 दिसंबर से उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों के ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। मौसम निदेशक ने बताया कि जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट असर इस बार तापमान के पैटर्न में दिखाई दे रहा है। मैदानी क्षेत्रों में जहां तापमान सामान्य बना हुआ है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में असामान्य बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मसूरी, मुक्तेश्वर समेत कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 11 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है। बुधवार को मसूरी का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो दिसंबर के हिसाब से काफी अधिक है। देखने को मिला है कि वहाँ टेम्परेचर पिछले 4-5 दिन में कंटिन्यूस बढ़ गया है और अभी जो है इस समय हमको जो है मसूरी में खास तौर से जैसे टेम्परेचर हमको जो है जो कल भी रिपोर्ट हुआ था, इसमें लगभग जो है ये चला गया था 24 डिग्री के आसपास।
तो ये ड्रास्टिक चेंजेस हैं जो, और इसका जो मूल कारण रहा है वो जो ये हाई रिचेस पे जो है हमारे जो हवाएं हैं वो अरबियन सागर की तरफ से जो है आ रही है, वो थोड़ी सी वार्म और मॉइस्ट जो है हवाएं मिल रही है, इसकी वजह से टेम्परेचर हाई रिचेस पे बढ़। उत्तराखंड में लंबे समय से खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें फिंगरप्रिंट और रेटिना स्क्रीन के जरिए केवाईसी की जा रही है। लेकिन राज्य के कई इलाकों में अभी तक लोगों द्वारा केवाईसी नहीं की गई है, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और नेटवर्क कनेक्टिविटी इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देहरादून जिला पूर्ति निरीक्षक के अग्रवाल ने बताया कि विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने इस व्यवहारिकता को समझा और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी ने ई-केवाईसी नहीं की है तो उसे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताया कि जिन लोगों द्वारा अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई गई है उन्हें राशन वितरित किया जाएगा, उनका राशन रोका नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि ऐसे लोग अपने राशन डीलर के पास जाकर अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। दिवंगत फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गई हैं। परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने विधि विधान के साथ अस्थियां विसर्जित की। अस्थि विसर्जन का पूरा कार्यक्रम गोपनीय ढंग से किया गया और मीडिया के साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई। सूत्रों ने जानकारी दी कि हरिद्वार के श्रवणनाथ नगर में स्थित निजी होटल के घाट पर बुधवार सुबह अस्थियां विसर्जित की गई हैं। अस्थियां विसर्जित करने के बाद परिवार एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें कि अभिनेता धर्मेंद्र का 79 साल की उम्र में 24 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।